गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएसए एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हमें आशा है कि लॉकडाउन के आप इस घड़ी में लगातार अध्ययनरत होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्क टेस्ट डिस्कशन भाग 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, जीएस और साइंस के जितने क्वेश्चन है पहले वही क्रम हम लेके चल रहे हैं और सेम जो है क्रम को क्या करेंगे, हम पालन करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन लगाने से पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे उतना हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो क्वेश्चन लगाते समय आप जो है कोई भी अगर डाउट हो तो उसको नोट करते जाइए, जिससे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए आप। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो मोस्टली ये माना गया है, लोग मानते हैं कि जीवाणु क्या होते हैं, केवल विनाशक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जीवाणु क्या होंगे, विनाशक भी होंगे, और कुछ जीवाणु क्या होंगे कि हमारे हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, दूध से दही का बनना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने का कार्य हो जाएगा। ये सभी क्या है, लाभदायक है। और कुछ क्या होंगे, जैसे पॉइजन बनता है, जैसे खाना होता है 2-3 दिन अगर पड़ा रह जाता है तो क्या हो जाता है, पॉइजन हो जाता है उसमें। तो ये विनाशक भी होते हैं। तो उसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। एक है आपका प्रतिजन है, फिर प्रतिजैविक है, रोग प्रतिकारक है, रोगाणु रोधक है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रतिजैविक। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, जीवाणु के बारे में जान लेते हैं। ये जो आप संरचना देख रहे हैं किसकी है, ये जीवाणु की संरचना है। तो अगर हम जीवाणु की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, ल्यूऑन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूऑन हॉक ने। क्लियर। और जीवाणु की हम बात करें किस जगत के अंतर्गत आएगी, ये आपका आएगा मोनेरा जगत के अंतर्गत। ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये है आपका एक कोशिकीय जीव। क्लियर। ये आपका हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। अगर हम जीवाणु की बात करें तो कुछ जीवाणु क्या होंगे, भूमि की उर्वरता बढ़ाएंगे। भूमि की उर्वरता कैसे बढ़ाएंगे, जो आपकी दालें होती हैं, दाल वाली फसल होती है, उनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं, उनकी जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम। ये जीवाणु राइजोबियम क्या करता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसको चेंज करेगा नाइट्रेट में। किस में चेंज करेगा, नाइट्रेट में। किसका कार्य है ये, राइजोबियम जीवाणु का कार्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। अगर हम दूध की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है और इस केसीन प्रोटीन को जीवाणु क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। तो आप जैसे देखते होंगे थक्का बन जाता होगा। दही में क्या होता है, थक्का, यानी कि दूध क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, लेकिन दूध नहीं कहलाता, क्या हो जाता है, दही। तो इन सभी को एकत्रित करने का काम कौन करेगा, जीवाणु करेगा। और उस जीवाणु का नाम क्या है, लाइकोबैसिलस। लाइकोबैसिलस। क्लियर। और जीवाणुओं के कारण होने वाली जो हम अगर बीमारियों की बात करें वो आपके क्या हो जाएगा, टाइफाइड, जो कि खराब दूषित पानी पीने के कारण होती है। टाइफाइड हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, काली खांसी हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा तपेदिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, डिप्थीरिया। फिर आपका हो जाएगा कुष्ठ रोग। ये सभी किसके अंतर्गत होंगी, जीवाणु के कारण। क्लियर। एक चीज़ हम और आपको बता देते हैं कि लाल सागर का जो लाल रंग है, लाल रंग, लाल सागर का, लोग सोचते होंगे मोस्टली कि ये लाल रंग कुछ पत्ती उत्तियों के कारण होगा, लेकिन किसके कारण होगा, जीवाणु के कारण होगा। किस जीवाणु के कारण होगा हम उसको बताते हैं। ये आपका होता है ट्राइकोडे इस्थीयम, ट्राइकोडे इस्थीयम इरीथियम के कारण। ट्राइकोडे इस्थीयम इरीथियम, इस जीवाणु के कारण जो लाल सागर का लाल रंग है, इसी के कारण क्या होता है, वो पानी किस कलर का दिखाई पड़ता है, लाल रंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक जीवाणु आपका होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया
बैक्टीरिया। तो इसको कैसे बोलते हैं? ये जो नील हरित शैवाल होते हैं इसी को क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। आप सब नोट करते चलिएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट लगता हो आपको नोट करते चलिए, और जो कुछ डाउट हो उसको नोट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस जीवाणु को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि क्या है, एक कोश के जीव, प्रोकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक की हम बात करें तो क्या होता है? बहुकोश की जीव आएंगे इसके अंतर्गत, यूकैरियोटिक। तो अगर हम वायरस की बात करें, ये निर्जीव सजीव दोनों होता है, निर्जीव और सजीव दोनों होता है, वह सजीव। इसमें क्या होगा? कोशिका का अभाव भी होता है, कोशिका का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक? हम आपको प्रीवियस जो मार्क टेस्ट कराए थे उसमें हमने आपको बताया था कि तत्व को निश्चित अनुपात में, तत्व को यदि निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, निश्चित अनुपात में, ध्यान रखिएगा, पदार्थ को नहीं, तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो क्या बनेगा? यौगिक, यौगिक। क्लियर? और यदि पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में, पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो क्या बनेगा? मिश्रण। आपको तो अगर हम जो है बात करें यौगिक की, से NH3 हो गया आपका, H2O हो गया, इसमें तत्व क्या है? N है। एक तत्व क्या है? H यानी हाइड्रोजन। एक का अनुपात एक है 1, और फिर दूसरा क्या है? 3, यानी कि 1:3 की अगर हम अनुपात में मिलाएं, ये अनुपात क्या है? निश्चित। अमोनिया का और कोई अनुपात नहीं होगा कि 2:5 हो जाएगा या 1:4 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या है? सिमिलर है, यानी कि सेम है। तो क्या हो जाएगा? 1:3। जब अनुपात नियत है किसका? तत्व का, तो क्या कहलाएगा वो? ये आपका हो जाएगा यौगिक। और जिससे आपका वायु हो जाएगा, कोई घोल हो जाएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा? मिश्रण। क्लियर? तो निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? क्या हो जाएगा आपका? अमोनिया। वायु क्या हो जाएगा? मिश्रण। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा तत्व। पारा भी क्या हो जाएगा? एक तत्व हो जाएगा। तो आप देख भी रहे होंगे कि अगर हम मिक्सर की बात करें तो इसमें क्या है? बहुत ही इधर उधर के जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, इसमें सम्मिलित हैं, इसे क्या कहलाएगा? इसीलिए क्या कहलाएगा? मिश्रण। और हम कंपाउंड की बात करें, यौगिक, ये क्या हो जाएगा? निश्चित रहेगा। ये क्या रहेगा? निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो क्या होगा? सीसा। सीसा अगर शरीर में अगर पहुंच जाएगा तो पॉइजन का कार्य करेगा और मनुष्य की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो सीसा ये नहीं पाया जाता है। और मोस्टली ये सभी तत्व क्या पाए जाते हैं? कम ही मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मानव शरीर में। जिसमें सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन, 65%। उसके बाद हम बात करें तो कार्बन पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ये सभी क्या होते हैं? बहुत अधिक मात्रा में इस मानव शरीर में पाए जाते हैं। सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाएगा? आपका Fe, 0.06%। आयरन, आयरन क्या पाया जाता है? बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया? तो बिहार में बौद्ध मठ के लोग बहुत ज़्यादा आकर बसने लगे, रहने लगे, इसीलिए इसका नाम क्या बना पड़ा? बिहार। अपभ्रंश के कारण इसका नाम क्या हो गया है? विहार। पहले था क्या? विहार। विहार मतलब वी आता था, लेकिन अपभ्रंश के कारण इसको क्या बुलाया जाने लगा? बिहार। क्लियर? अगर हम बिहार की बात करें तो ये आपका बिहार कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा। ये बिहार हो जाएगा आपका। यहाँ की जो कैपिटल हो जाएगी क्या हो जाएगी? पटना। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार। और राज्यपाल की बात करें तो कौन हो जाएंगे? आपकी फागू चौहान, फागू चौहान। क्लियर? बौद्ध धर्म से संबंधित जितने बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर हैं, वो मठ हैं, कहाँ पे स्थित है? आपकी बिहार में ही है, बिहार में। तो
तो बिहार ने अपना नाम किससे भी उत्पन्न किया है, ये क्या हो जाएगा आपका बौद्ध मठ हो जाएगा। अगर यहाँ की लोकसभा सीट की बात करें तो कितनी हो जाएगी 40। राज्यसभा सीट की बात करें तो कितनी हो जाएगी आपकी 16। विधानसभा की बात करें तो कितनी हो जाएगी 243। और विधान परिषद की बात करें तो कितना हो जाएगा 75। ध्यान रखिएगा लोकसभा की सीट कितनी है 40 है, राज्यसभा की सीट कितनी है 16 है, विधानसभा की कितनी है 243 है, विधान परिषद की कितनी है 75 है। यहाँ पे कौन सी व्यवस्था होगी द्विसदनात्मक, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी, द्विसदनात्मक व्यवस्था। नोट करते चलिएगा आप सब, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो नोट करते चलिए, जो डाउटफुल है उसको आप नोट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी, ये क्या हो जाएगा आपका कुषाण शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा धान, दालें, ज्वार, बाजरा, ये सभी कौन सी फसल हो जाएगी खरीफ। ये बोई कब जाती है खरीफ फसल, अगर हम इसकी बात करें तो ये जून जुलाई में बोई जाएंगी। और उसके बाद इसकी कटाई कब होगी नवंबर व दिसंबर के बाद, दिसंबर। आप इसको लॉजिक के थ्रू याद भी कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि धान जब जो है धान लगाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है अरहर की दालें होती हैं आसपास लगी होती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है उड़द होता है, यानी जितने प्रकार की दालें हैं। फिर क्या है आप देखे होंगे मक्का भी लगता होगा, फिर ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा धान। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे खरीफ। क्लियर। अगर हम बात करें फिर एक हो जाएगी आपकी रबी फसल, रबी फसलें। रबी फसलें में कौन हो जाएंगे आप इसमें देख भी सकते हैं, रबी में क्या है छोटा, यानी कि दो ही शब्द है तो दो ही शब्द वाला कोई हम फसल पकड़ेंगे, उसी से क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे, आसपास जो है कंपेयर कर लेंगे। तो रबी से क्या मतलब है गेहूँ। खरीफ में क्या है 3 शब्द है, यानी खा रा फ, तो इसे हम यानी कि चेक करेंगे क्या हो जाएगा चावल जैसे, यानी कि धान इसके अंतर्गत आएगा खरीफ। अगर हम गेहूँ की बात करें तो जब गेहूँ लगा होता है तो आप देखते होंगे आसपास क्या लगी होती है सरसों, और क्या लगी होती है आलू। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा आपका जैसे चना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे खरीफ के अंतर्गत, सॉरी रबी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर। रबी फसल कब लगाई जाएगी, ये आपकी लगाई जाएगी अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल लगाई जाएगी। और इसकी कटाई कब होगी मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। अगर हम बात करें जायद फसल, जायद का मतलब क्या है कि जो क्या है कि गर्मी युक्त जो क्या है फसलें हैं, गर्मी युक्त का मतलब जो एकदम लिक्विड फार्म की फसलें हैं, इसे आपके क्या हो जाएगा खरबूजा, तरबूज, क्लियर। और क्या हो जाएगा आपका खीरा ककड़ी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी जायद फसल के अंतर्गत आएंगी। क्लियर। इसको कब बोया जाएगा मई जून में बुआई होगी इसकी, और कटाई कब हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी जुलाई अगस्त में। नोट करते चलिएगा आप, नहीं तक एक बार अभी आपको याद हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएंगे रिकॉल करते समय आप क्या हो जाएंगे भूल जाएंगे। एक फसल की हम बात करें क्या हो जाएगी नकदी फसल, यानी कि जो बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है फसलें, जिसका हम उपयोग व्यवसाय के रूप में क्या करेंगे वो क्या हो जाएगा नकदी फसल। ये आपका क्या हो जाएगा गन्ना। उसके बाद कपास हो जाएगा, कपास, जूट, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे नकदी फसल के अंतर्गत। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा खरीफ फसल कौन सी है, ये आपकी हो जाएगी धान। जैसे खरीफ आएगा आप तुरंत ध्यान करिएगा चावल का मतलब चावल किससे उत्पादित होगा धान से। तो धान के जब धान बैठाया जाता है तो क्या क्या होता है ये भी आप तुरंत जो है चिंतन करिएगा क्या हो जाएगा। जैसे आपका उड़द हो जाएगा, अरहर की दाल हो जाएगी, क्लियर, मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ये सब किसके अंतर्गत आएगा खरीफ की। और रबी की हम बात करेंगे तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए रबी का मतलब गेहूँ। क्लियर। और जब गेहूँ उगता है तो उसके आसपास कौन सी फसलें उगाई गई होती हैं आलू हो जाएगा, मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा,
सरसों हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पर किस वृक्ष की पत्ती बनी होती है। तो आप इस मोस्टली क्या की होंगी, इसको देख भी ली होंगी, फिगर से स्पष्ट हो गया होगा। तो भारत के सर्वोच्च सम्मान रत्न पर किस वृक्ष की पत्ती बनी होती है, तो क्या हो जाएगा आपका पीपल की पत्ती। क्लियर। पीपल की पत्ती के ऊपर क्या होता है, सूर, सूर भी बना होता है पीपल की पत्ती पर। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो 1954 में भारत रत्न दिया जाना स्टार्ट हो गया। सर्वप्रथम किसको दिया गया, राधा स्वामी। फिर कौन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। पहले कौन हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तीन लोगों को 1954 में दिया गया, लेकिन सर्वप्रथम किसको दिया गया, राधा कृष्ण को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो गया। फिर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, वेंकट रमन। इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार, सॉरी भारत रत्न दिया गया, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अभी 2019 में जिसको दिया गया हम उनकी बात करते हैं, जिसमें दो क्या थे, मरणोपरांत, दो लोगों को मरणोपरांत दिया गया। एक लोगों को यानी कि जीवित रहते हुए दिया गया, आप जानते ही हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रणब मुखर्जी जी, भारत के क्या है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। तो पहले कौन है आपके, नाना देशमुख, नानाजी देशमुख, ये कहाँ से, महाराष्ट्र से, नानाजी देशमुख। दूसरे आपके कौन है, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। नोट करते हुए चलिएगा आप सब, जो इंपॉर्टेंट लगे वो कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा इस बार। भूपेन हजारिका। तीसरे आप जानते हैं प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। नानाजी देशमुख क्या थी आपके, क्या थे, समाज सेवी थे। नानाजी देशमुख क्या थे, समाज सेवी थे। अब भूपेन हजारिका कहाँ से हैं, असम से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस स्टेट से संबंधित है। भूपेन हजारिका कहाँ से हैं, ये आपके हैं असम से। संगीत व गीतकार हैं, संगीत व गीतकार। तो सिंबल की हम बात करें तो ये आपका सिंगल हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा भारत रत्न। फिर पद्म विभूषण का ये क्या है, पद्म भूषण, ये क्या है, पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अध्यक्ष कौन है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि क्या है, ये भी क्या हो जाएगी, महारत्न कंपनी में शुमार है। तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके संजीव सिंह, संजीव सिंह। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो रजनीश कुमार क्या है, ये हो जाएंगे SBI के आपके क्या है, चेयरमैन, SBI के अध्यक्ष हैं। और क्या है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी क्या है, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन। SBI के अध्यक्ष भी, साथ साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी क्या है, अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें सुनील मेहता की, तो ये किसके हो जाएंगे आपके, ICICI बैंक के क्या हो जाएंगे, चेयरमैन। ये शायद इसी के होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स की बीमारी एक विषाणु से होती है, तो एड्स दिवस सबसे पहले कब मनाया जाता है, ये आप बताने का प्रयास करिए, बोलने का प्रयास करिए। तो एड्स दिवस कब मनाया जाएगा, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर। किस वायरस के कारण होगा ये, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इस वायरस का पूरा नाम क्या होगा, ये आपका हो जाएगा HTLV-11। इसके हम फिगर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एड्स विषाणु, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, बराबर होता है। ये किस नियम का, किस नियम के बारे में बता रहा है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है या किस नियम के बारे में बता रहा है, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है।
जैसे आपका रॉकेट जिस सिद्धांत पे कार्य करता है या हमें जब चोट लगती है किस सिद्धांत के अंतर्गत लगती है, ये न्यूटन की द्वितीय नियम की तृतीय नियम के अनुसार। न्यूटन के प्रथम नियम की हम बात करें तो किसका नियम है, ये हो जाएगा जड़त्व का नियम। फिर उसके बाद द्वितीय नियम की बात करें, किस पे आधारित है, F बराबर एम ए पर। तृतीय नियम क्या हो जाएगा आपका, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम। क्लियर। तो अगर देखिए संवेग की बात करें तो P बराबर क्या होता है, एम वी। इसकी मात्रक की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऊष्मागति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि की। प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि कौन करता है, तो क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये क्या करता है कि कोई भी ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना कि क्या की जाती है, उत्पन्न की जा सकती है। बस कि क्या होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, ट्रांसफ़र होती है ऊर्जा। ये किसका नियम है, ऊष्मागति का द्वितीय नियम। और अगर हम तृतीय नियम की बात करें तो ये किससे संबंधित है, ट्रांसफ़र से। अगर कोई भी वस्तु क्या है, एक वस्तु क्या है गर्म है, दूसरी क्या है ठंडी है, तो उस जो ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा ऊर्जा का किस 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 तरफ से किस तरफ की ओर होगा, ये होगा आपका गर्म से ठंडे की ओर। तो पहले नियम की फार्मूले की बात की, कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है, क्या हो जाएगा, Q बराबर डेल्टा U प्लस W, यानी कि आंतरिक ऊर्जा और किया गया कार्य दोनों का सम क्या होगा, ऊष्मा की बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, तो किस पे आधारित होती है, मोल की संख्या पे। आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर NRT। एन क्या कहलाता है, मोल। चार्ल्स के नियम की हम बात करें, चार्ल्स का नियम ये आप देख भी रहे होंगे, चार्ल्स का नियम B प्रोपोर्शनल टू T और B प्रोपोर्शनल टू 1/P। क्लियर। तो ये ध्यान करिए, जैसे बायल का नियम आएगा, बायल में क्या होता है, बायल का मतलब क्या होता है, गर्म, यानी उबलना, उबलना किसी संबंधित ताप से, तो इसमें क्या होगा, T हो जाएगा कांस्टेंट। जब T कांस्टेंट हो जाएगा तो B और P में संबंध क्या होगा, B प्रोपोर्शनल टू 1/P। जब भी B प्रोपोर्शनल टू 1/P आएगा, यानी जैसे जैसे आप जो है क्या करेंगे, आयतन को बढ़ाएंगे, प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। या इसको और भी एक बोल सकते हैं, P प्रोपोर्शनल टू 1/B। क्लियर। अगर हम जब बात करेंगे चार्ल्स का नियम, तो T तो कांस्टेंट हो गया किसमें, बायल में, तो बचा क्या, P इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा, P इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब P कांस्टेंट होगा तो बचा क्या, हमेशा तीन, यानी कि बायल और चार्ल्स में तीन ही राशियाँ लेके चलेंगे, P V एंड T। क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, B प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे आपको वॉल्यूम बढ़ेगा, T भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका हम ग्राफ अगर देखें तो बायल का नियम क्या कहता है, इसमें T होगा कांस्टेंट, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू 1/B। जैसे जैसे P आप बढ़ाएंगे, V क्या होता जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। सॉरी, ये इस टाइप का बनेगा। अगर हम P इसकी बात करें, यहाँ पर B की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, बायल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, तो कौन सा हो जाएगा तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ये हो जाएगा आपका मनुष्य का हाथ व चिमटा। क्यों हो जाएगा, तो अगर हम मनुष्य की हाथ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आलम हो जाएगा, बल कहाँ पे लगेगा, मीड में लगेगा, आयास यानी कहाँ पे लगेगा, मीड में, और भार कहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पर। तो जब आयास मीड में होगा तो किस प्रकार का उत्तोलक होगा, तृतीय, तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। क्लियर। और हम किसकी बात और क्या हो जाएगा आपका, जैसे सरौता हो जाएगा, सरौता। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भार क्या होगा, सॉरी, सरौता किस प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का। भार क्या होगा, बीच में होगा, किनारे क्या होगा, आलम होगा, इधर क्या होगा, आयास होगा। यहाँ हो जाएगा भार, उसके बाद F हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। क्लियर।
तो जब बीच में भार आएगा तो कौन सा उत्तोलक होगा? द्वितीय प्रकार का। और जब जो है आलम्ब आपका बीच में आए, आयास एक साइड हो, भार एक साइड हो, तो किस प्रकार का उत्तोलक होगा? ये हो जाएगा आपका प्रथम प्रकार का। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। जैसे आपका कील निकाली हथौड़ी क्या हो जाएगी? प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। उसके बाद प्लास क्या हो जाएगा? प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें तो जो जो है कूड़ा ढोने की मशीन है, किस प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा? द्वितीय प्रकार का। सरौता क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। अगर हम बात करें हाथ की तो क्या हो जाएगा? तृतीय प्रकार का उत्तोलक। और चिमटा भी क्या हो जाएगा आपका? चिमटा तृतीय प्रकार का उत्तोलक नहीं होगा, ये हो जाएगा सुगर टोंग्स। क्लियर? किस प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा? तृतीय। तो अगर चिमटा की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा चिमटा। यहाँ से क्या उठाएंगे हम? भार। क्लियर? यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे ई हो जाएगी। ये भी किस प्रकार का होगा? तृतीय प्रकार का उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। तो मोस्टली आप इसको नोट कर लिए होंगे और क्या कर लिए होंगे, प्रैक्टिस। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो इसको फिर से रिकॉल करते हुए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी कोई डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।